मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर हमारे हो चुका था। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसी में आज आगे बढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर की ओर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। ए में पूछा सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में हम वाष्पीकरण या आसवन विधि का उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, वाष्पीकरण या आसवन विधि। बी, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, देखो अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, तो यहाँ हम कौन सी विधि काम में लेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन। सी, धातु के टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में हम छानने की क्रिया का उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, छानने की क्रिया। डी है, दही से मक्खन निकालने के लिए मक्खन हल्का पदार्थ होगा या हल्के पदार्थों को ऊपर लाने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया अपकेंद्रीकरण विधि। ठीक है। नेक्स्ट ई है, जल से तेल निकालने के लिए, जल से तेल निकालने के लिए हम की पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। एफ है, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, ये क्रियाकलाप आप रोज करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, विधियाँ काम में लेते हैं, तो अलग करने के लिए क्या करते हैं, उसे छानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा छानने की क्रिया। नेक्स्ट है जी, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो बालू से लोहे की पिनों को अलग करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। एच, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, भूसे से गेहूं के दानों को अलग करने के लिए ओसाई विधि काम में ली जाती है। आई में है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए जो है नितारने की क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया नितारने की क्रिया। नेक्स्ट जे में क्वेश्चन है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, तो इसका उत्तर होगा क्रोमेटोग्राफी। रंजक डाई को प्राप्त करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न 1 आपका कंप्लीट है। प्रश्न 2, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। यहाँ दे रखा है विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, घुले का मतलब फिल्ट्रेट, छना हुआ, तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो देखो चरण 1 में एक बर्तन लेंगे जिसमें थोड़ा पानी, यहाँ पानी ज़्यादा मात्रा में होगा, और विलयन में अधिक मात्रा वाला पदार्थ क्या होता है, विलायक, तो विलायक को लेकर गर्म करेंगे। ध्यान रखना, चाय में पानी अधिक होगा तो ये विलायक है। चरण 2 में गर्म पानी में चाय की पत्ती और चीनी दोनों उसमें हम मिलाते हैं, वो घुलते हैं, कम मात्रा में डाले जाते हैं, तो ये दोनों ही क्या होंगे, यहाँ विलय होंगे। ठीक है। तो गर्म पानी में चाय की पत्ती यानी विलय को डालते हैं। चरण 3 में 1 कप में चीनी भी क्या एक विलय, इसको डालते हैं। चरण 4 में विलय, अब देखो विलायक और विलय को मिला दिया हमने, तो अब क्या बन गया, विलयन बन गया। ये विलयन बन गया, तो विलयन को हिलाकर छान लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त विलयन को कप में डालते हैं। नेक्स्ट चरण 5 में क्या करेंगे, 2 चम्मच दूध कप में डालकर चम्मच से हिलाते हैं। इस प्रकार चाय तैयार हो जाती है। छलनी में से बची चाय की पत्तियां अघुलनशील पदार्थ है जो अवशेष हैं। क्लियर है। तो ये क्रियाकलाप आप आसानी से समझ जाओगे, रोज करते हैं मम्मी जी घर पे, तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। यहाँ विलय पदार्थ और यहाँ तापमान दे रखा है केल्विन में। पोटेशियम नाइट्रेट
का जो है यहाँ मात्रा दे रखी है और यहाँ तापमान भी दे रखा है। तो तालिका को देख लें। अब देखो प्रश्न ए पर हम चलते हैं। 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो पोटेशियम नाइट्रेट अलग अलग ताप पर दे रखा है इसमें। तो पोटेशियम नाइट्रेट 313 पे देख लो कितना है, 62 ग्राम है। कितना है, 62 ग्राम। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ 100 ग्राम विलायक में विलय की अधिकतम जितनी मात्रा घुली होती है उसे विलयन में विलय की घुलनशीलता कहते हैं। भाई 100 ग्राम विलायक में विलय की अधिकतम जितनी मात्रा घुली होती है उसे विलयन में विलय की घुलनशीलता कहते हैं। एक निश्चित ताप व दाब पर होती है। तो देखो यहाँ 313 ग्राम पर अधिकतम 62 ग्राम ये दे रखा है पोटेशियम नाइट्रेट। ये 313 का कॉलम लेंगे, इसमें कितना दे रखा है, 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम जल द्वारा घोला जाता है। यहाँ 313 आएगा, 313। इसलिए 313 केल्विन पर 50 ग्राम जल अधिकतम जो है 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोल सकता है। भाई यहाँ पे हमने कहा 313 केल्विन पर कितना घोल सकता है, 62 ग्राम। अब इसमें क्वेश्चन में कितना, 50 ग्राम जल में पूछा है, तो पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जल की मात्रा आधी हुई, तो यहाँ पर जो उसमें घोला गया पदार्थ है उसकी मात्रा भी क्या होगी, आधी। तो 62 का आधा कितना हो गया, 31 ग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा, 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोला जा सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बी में कहा गया प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है। तो प्रज्ञा ने कितना टेम्परेचर लिया है यहाँ पे, जो है 353 केल्विन। विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा हो जाता है तो वह क्या अवलोकित करती है, स्पष्ट करें। तो यहाँ देखो 353 केल्विन ताप को पकड़ेंगे ये रहा, और 353 केल्विन ताप पर जो है पोटेशियम क्लोराइड कितना, 54 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए, 54 ग्राम। क्लियर है। कमरे का तापमान लगभग कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस 20 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करेंगे, तो केल्विन में बदलेंगे डिग्री सेल्सियस को, तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया टोटल, 293 केल्विन ताप हो गया। तो कमरे का तापमान घटने के साथ साथ ठोसों की दर में घुलनशीलता भी क्या होती है, घट जाती है। अतः पोटेशियम क्लोराइड का पाउडर नीचे बैठना क्या करेगा, प्रारंभ कर देगा। नेक्स्ट 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। 293 केल्विन पर कह रहा प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें और इस तापमान कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील है। ठीक है, तो हमने परिकलन किया 293। ये 293 यहाँ हमने देख लिए भाई, 293 ये हैं यहाँ। ठीक है, और पोटेशियम जो है यहाँ नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जो है इस ताप पर कितना है, 32 ग्राम। ठीक है, ये लाइन आ जाएगी ऐसे की ऐसे। सोडियम क्लोराइड कितना है, 36 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड कितना है इस पे, 35 ग्राम। और अमोनियम क्लोराइड यहाँ कितना है, 37 ग्राम। कितना है यहाँ, 37 ग्राम। यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें लिख ली 293 केल्विन ताप की। अब हमसे क्या कह रहा है, इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो देखो यहाँ सबसे अधिक घुलनशील होने के लिए हम देखेंगे सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी घुल रही है इनमें, सबसे ज़्यादा मात्रा जो है अमोनियम क्लोराइड की है। किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की। तो सबसे ज़्यादा घुलनशील इसमें क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। तो 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। क्लियर है। अब देखो भाई
डी, तापमान परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं, इसमें आ जाओ। यहाँ पर देखो ये तापमान बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। पोटेशियम नाइट्रेट का अवलोकन करते हैं हम। पहले 21 ग्राम था, फिर ये 32 ग्राम, यहाँ 62 ग्राम हो गया, यहाँ 106 ग्राम हो गया, यहाँ 167 ग्राम। सभी में देखो यहाँ जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है तो घुलनशीलता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी इधर से इधर जाएंगे तापमान बढ़ रहा है तो घुलनशीलता बढ़ रही है, इधर से इधर आएंगे तापमान घट रहा है तो घुलनशीलता क्या हो रही है, घट रही है। तो हम कह सकते हैं लवण की घुलनशीलता ताप बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर घटती है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो देखो ये हमने चैप्टर में रीड कर लिया था। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड, निलंबन, तो इन सब की हमें यहाँ परिभाषाएं देनी हैं और उदाहरण देने हैं। तो संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। अर्थात दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलय पदार्थ नहीं घुलता हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण, एक बीकर में 100 मिली जल लेकर उसको लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और उसमें धीरे धीरे नमक मिलाते हैं। नमक तब तक मिलाते हैं जब तक कि नमक का घुलना बंद न हो जाए। इस प्रकार तैयार विलयन 25 डिग्री सेल्सियस पर नमक का संतृप्त विलयन है। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जैसे दूध, जल, प्रोटीन आदि। कोलाइड, कोलाइड वह विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का व्यास लगभग 1000 नैनोमीटर या 1000 × 10⁻⁻9 मीटर होता है, जैसे दूध, गोंद आदि। निलंबन वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में बहुमात्रा में निलंबित रहते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। जैसे जल में चौक पाउडर को घोला तो ये घुलता नहीं है, चौक पाउडर उसमें स्पष्ट दिखाई देता है, निलंबित हुआ दिखता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय दी है। तो देखो यहाँ समांगी मिश्रण है, सोडा जल समांगी मिश्रण है, बर्फ भी क्या है, समांगी मिश्रण। तो सोडा जल ठीक है, और क्या हो जाएगा, बर्फ यहाँ समांगी मिश्रण, वायु समांगी मिश्रण है, और छनी हुई चाय, सिरका भी समांगी मिश्रण है, सिरका और छनी हुई चाय समांगी मिश्रण है। विषमांगी क्या है यहाँ, लकड़ी ठीक है और मिट्टी, ये कैसे मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है ठीक है। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। तो देखो शुद्ध जल 373 केल्विन पर और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलता है, जबकि लवण मिला हुआ जल 373 केल्विन से अधिक ताप पर उबलता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं, यहाँ हमें छांटना है। यहाँ दे रखे ए से लेकर जो है आई तक, इनमें से हमें केवल शुद्ध के नाम लिखने हैं। तो देखो इनमें से शुद्ध कौन कौन सा है, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये क्या है यहाँ पे शुद्ध पदार्थ हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। इनमें कौन सा विलयन है, ए से लेकर ई तक दिए हुए हैं। तो देखो इनमें विलयन कौन से हैं, मिट्टी नहीं है, समुद्री जल विलयन है, वायु विलयन है, कोयला विलयन नहीं है, सोडा जल विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। यहाँ हमें ये बताना है कौन करेगा। तो आपको पता है टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करते हैं, कोलाइडी विलयन। कौन प्रदर्शित करते हैं, कोलाइडी विलयन। नमक का घोल का कोलाइडी विलयन नहीं बनता है ठीक है, दूध का बन जाता है, कॉपर सल्फेट का नहीं बनता है, स्टार्च का बन जाता है। तो यहाँ कोलाइडी विलयन जो हैं वो दूध और स्टार्च विलयन के होते हैं,
तो यही टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ आंसर होगा दूध और स्टार्च विलियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। यहाँ हमें कुछ तत्व यौगिक और मिश्रण दिए हुए, इनमें से छांटना है तत्व कौन से हैं, मिश्रण कौन सा है। तो देखो सोडियम, सोडियम क्या है, तत्व है। मिट्टी क्या है, एक मिश्रण है, अलग अलग तरह की मिट्टी हो सकती है। चीनी का घोल भी एक मिश्रण है, जल और चीनी हो गई इसमें, ठीक है, तो मिश्रण हो गया। चांदी, चांदी तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट ये यौगिक है, कैल्शियम और कार्बोनेट का, ठीक है। टीन, टीन जो है ये तत्व है, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन भी तत्व है। कोयला, कोयला मिश्रण है, कोयला क्या है, मिश्रण। वायु, वायु भी मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। साबुन, साबुन भी मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट है मीथेन, नेक्स्ट क्या है, मीथेन, मीथेन यौगिक है, मीथेन क्या है, यौगिक। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी यौगिक है, और रक्त क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। इनमें से हमें रासायनिक परिवर्तन छांटने हैं, ठीक है। तो पहला है पौधों की वृद्धि। देखो पौधों में वृद्धि होती है, उससे बाद पहले वाली अवस्था नहीं आती है वापस से, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे में जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाती है, फेरिक हाइड्रेटेड बन जाता है, और उससे पहले जैसा लोहा नहीं बनता है, मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना, खाना पकाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है यहाँ पर, और पकने के बाद उसके गुण बदल जाते हैं, तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जल से बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि जल से बर्फ बन जाएगा, और परिवर्तन का कारण हटा देंगे तो वापस से बर्फ से क्या बन जाता है, जल, यानी मूल पदार्थ वापस प्राप्त हो रहा है। तो जल से बर्फ बनना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक। मोमबत्ती का जलना, देखो मोमबत्ती में जलने में दोनों ही परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती जलती है, वहाँ मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बना लेता है, तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और उसी के साथ ऊष्मा के प्रभाव से कुछ मोम वहाँ पिघलता है, गलता है, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शेष क्वेश्चन आंसर व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को साथ के साथ तैयार करते रहें। कल ये कंप्लीट हो जाएगा, परसों इसका टेस्ट होगा। थैंक यू।